सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है हलीफ ताब। सर क्या हाल है? सर ना सिर्फ ये कि मैं बहुत अच्छा हूँ बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर क्योंकि आपने मेरी एजुकेशन की है। सर हमारे इचरे में आपको पता है बहुत सारी लहंगा शॉप्स हैं, तो वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे मैंने एक रंग सुन रखा था, कभी देखा नहीं था, वो आपने मुझे दिखा दिया है। सर आतशी गुलाबी टाई। सर आतशी गुलाबी, वाह सर आप देखें, मैंने आपको कहा था कि सर टाइज पे कभी आपको बोर नहीं होने दूंगा। वाह। मेरी जो बोरिंग टाई भी होगी ना, वो आपके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होगी। क्या ये मैंने कह दिया। एंटरटेनमेंट सर खत्म नहीं होनी चाहिए। जब हालात जिस तरह के हैं उस तरह के हों तो एंटरटेनमेंट का ही आसरा लेना पड़ता है हर दफा। तो मेरी टाई जो है वो एक पब्लिक सर्विस कर रही है। क्या कहने। और बताएं सर आपने ना अपनी टाइज की सैलरी लगा देनी है। सर सैलरी के ऊपर चलो सर आगे चलते हैं। अच्छा सर बड़ी चीज़ें जो हैं वो इस हफ्ते हुई, लेकिन वही मौसमी चीज़ें तो हैं, आपको पता ही है, बारिशें होती नहीं, चीज़ें होती नहीं। आपकी प्रेडिक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सही साबित हो रही है कि बारिशें भी होंगी। मौसम जो है वो अभी तक मतलब ठंडा है मई के लिहाज से, और उसके बाद आगे हमारे पास पूरी उसके ऊपर एक है, उसके नुकसानात क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अलबत्ता अभी मैं इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, वो ये है सर आप मुझसे पूछ के ऐड ना कि आप बस ऐड किया करें। ये कमिंग मंडे की बात नहीं कर रहा, इससे अगला मंडे तक मौसम 41 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। अच्छा। लेकिन दिन में रात अगले मंडे तक 26, 24, 23 इसी तरह है। रातें ठंडी। हम कराची बनने जा रहे हैं सर। सर ऐसे नहीं करना आपने। ओके सर, अच्छा चलते हैं आगे। सर आज के दिन बड़ी पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान के शहर लोगों को जो है बहुत बहुत मुबारक हो कि फाइनली पाकिस्तान ने भी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की हद तक हमने जो करना था, फर्स्ट स्टेप पाकिस्तान ने भी ले लिया। ये आपको याद होगा, तनकीद बड़ी हुई थी सोशल मीडिया पे जब इंडिया ने अपना स्टेप फॉरवर्ड किया था अपने स्पेस प्रोग्राम में, और उनको बड़ा कहा था कि बड़ा अच्छा है, बड़ा ये बड़ा इंटरनेशनली डिबेट हुई थी, और बड़ा उन्होंने रूडली, जो हमेशा वो रिएक्ट करते हैं कि, और विदाउट प्रोवोकेशन, कि ये ना कि कुछ हर पाकिस्तानी कह रहा हो ऐसी क्या बड़ी बात है, हम भी उनको यही कह रहे थे बड़ी अच्छी चीज़ है। उनका रिप्लाई ये था कि देखो ना, तुम लोग तो नहीं कर सकते, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते, नहीं वैसे। तो सर मैं आपको आज अपने शो के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि हमारा लूनर एक्सपीडिशन के अंदर हमारा हिस्सा भी डाल गया। चाइना के साथ मिल के पाकिस्तान ने अपनी जो सैटेलाइट है वो भेजी है उनके स्पेस प्रोग्राम के अंदर, जो है चैंग-ए 6 लूनर मिशन। उसके अंदर हमारा एक बना हुआ जो प्रोब है और जो पेलोड है वो उसके अंदर जाएगा। ये पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने कोलैबोरेट किया है शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ। हमारी ये दीगर ममालिक जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस मुकम्मल स्पेस प्रोग्राम में, जो नंबर 6 इनका, मैंने अभी 6 बताया आपको। और उसके अंदर हमारा जो हमने कंट्रीब्यूशन की है वो बेसिकली दो आपकी जो ऑप्टिकल कैमराज हैं हमारे पेलोड में, वो लूनर सरफेस जो डार्क साइड ऑफ द मून है उसको कैप्चर करेंगी और उसके ऊपर ज़ाहिर पे स्टडी होगी। इस मिशन का मुकम्मल जो मिशन है उसका मकसद ये है कि वो 2 kg लूनर सैम्पल्स जो हैं वो लेंगे वहाँ से, और फिर ऑब्वियस स्टडी होगी। चाइना और जो नासा है उसके अंदर एक ये है कि उनकी कोलैबोरेशन जो है वो हो नहीं सकती। नासा इज़ फॉरबिडन टू यूज़ चाइनीज़ के साथ जो इस किस्म की चीज़ें। तो ये 2 इंडिपेंडेंट एक स्पेस प्रोग्राम्स हैं, और चाइना के जो ये नंबर 6 वाला जो है इसके अंदर पाकिस्तान और दीगर और ममालिक है, और इसके बाद नंबर 7 भी प्लान्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान हालांकि नहीं है, बट आई थिंक रशिया है और कुछ और ममालिक है जो इस तरह करेंगे। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों से जो उन्होंने चीज़ें करनी होती हैं वो उनके थ्रू ये करते हैं ताकि सारी मुल्कों का एक जो स्पेस डिवीज़न है वो एक्टिव रहे, काम करता रहे। तो हमारे जो चाइनीज़ बहन भाई हैं उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और हमारे अपने जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को किया। तो अब आज के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेशन है, जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है वो नॉन एग्जिस्टेंट है।
एग्जिस्ट डेफिनेटली कर गया इस चीज़ के बाद से, और इससे आगे सिर्फ और बेहतर हो सकता है। ये सर आपने बहुत ही कमाल की खबर सुनाई है, और इसकी जो है ना वजह ये एक तो ये है कि हमारा स्पेस प्रोग्राम बाकायदा से मतलब शुरू तो था लेकिन आज उसने कुछ अचीव किया। Yes. और सॉरी मैं ऐड करती हूँ, इस हमारी कंट्रीब्यूशन उसका नाम है iCube कमर। बिल्कुल ठीक है, ये इसने आज कुछ अचीव किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आज से हमारा अचीवमेंट का सिलसिला शुरू है, ये एक बात है। इसको देख के जो हमारे बच्चे हैं वो जब इंस्पायर होंगे और वो अब से स्पेस साइंसेस में काम करना शुरू करेंगे, ये है असल कामयाबी सर। और इसमें जो है मतलब जाहिर है डिट्रैक्टर्स जो हैं, जो नाकदीन हैं, जो हर चीज़ में रंग में भंग डालते हैं, वो ज़रूर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने क्या किया है, वो तो सारा चाइना ने बनाया है, पाकिस्तान ने अपना पेंट मार के भेज दिया है। तो लेकिन इन पर आपको कान धरने की कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर एक चीज़ चाइना खुद एक्नॉलेज कर रहा है कि बीच में पाकिस्तान का भी थोड़ा सा रोल था। दूसरी चीज़ ये है कि आज रोल कम था या ज़्यादा था, अब जबकि काम शुरू है तो इसने अब बढ़ना है, कम तो नहीं होना। सो अब मेरा ये इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती आज के दिन में, क्या इस पूरे साल की सबसे अपने अच्छी खबर सुना दी है। लेकिन मेरा एक गिला है, और वो गिला क्या है, आपको याद है जब इंडिया ने किया था, इंडिया ने बल्कि 2-3 इंडिया काफ़ी दफ़ा कर चुका है, मतलब जो आखिरी दफ़ा इंडिया ने किया था वो तो इसलिए किया ही नहीं था कि हम ये करने लगे हैं। उनका तो दावा ये था कि आप ये देखो कि हम कितने कम पैसों में करने लगे हैं, उन्होंने इसको बहुत बजटेड कर लिया। सो वो जब ये करते हैं तो आपके जितने टीवी चैनल्स हैं, मतलब उनके जितने टीवी चैनल्स हैं, वो फ़ौरन से उन स्पेस साइंटिस्ट्स के घर जाते हैं, उनके घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनकी फैमिली को कवरेज देते हैं, उनको कवरेज देते हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो उनको सेलिब्रिटी बना रहे हैं। अभी बाबर बनना चाहते हैं ना हमारे बच्चे जी, ठीक है, क्यों बाबर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी है। हमारा बच्चा स्पेस साइंटिस्ट क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि हमें किसी का नाम ही नहीं आता। सो अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे हम उनको सेलिब्रिटी बनाएं। सर बिल्कुल, और अभी चूंकि इस लॉन्च के लिए वो चाइना में मौजूद हैं, तो आई एम श्योर अगर तो इस चीज़ पे बात नहीं हो रही तो चले आपने आज हमारे शो पे कर दी, और अगर जो भी सुन रहे हैं और जिनका हाथ पड़ता है वो इन तक मीडिया को पहुंचाएं और इनको बिल्कुल सेलिब्रिटी बनाएं। सर मुझे बात बताएं, अमेरिका के अंदर जो पहला मून मिशन था उसमें बज़ ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं, ये नाम ऐसे हैं जो कि अब बच्चे बच्चे को अमेरिका के अंदर आज दिन तक पता है, तो वो सेलिब्रिटी ही हैं। और अभी भी वो स्पेस प्रोग्राम अपना कभी रिविजिट करते नहीं करते, वो तो खैर उनका स्पेस प्रोग्राम डेड हो चुका था, अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम डेड हो गया, तो इलॉन मस्क ने आके अपना स्पेस एक्स की वजह से उसको एक फिर से जान दी है उसके अंदर। हमारे पास तो ये एडवांटेज है कि उनकी जो इतनी की गई मेहनत है वो सारी वो अभी आपके डिस्पोजल पे है, बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा कि कुछ स्टेट सीक्रेट्स हम जाके वहाँ से ले रहे हैं, ये आम जो नासा ने वतब काम किया था, ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन के अंदर कनेक्टिव जीपीएस है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, वो सारा कुछ वहाँ से जो एक्सट्रीम साइंस थी उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, उसको यूटिलाइज़ करके आपने इस चीज़ को अचीव किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन लोगों को आप देखें कि इन्होंने जी सेलिब्रिटी बनाना चाहिए इनको, ताकि पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट कि यार कल को ये भी एक फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान अब है, तो इसना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और आप ये देखें कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमारा जो ये सेलुलर नेटवर्क चलता है उससे लेके हम जो डिश पे चैनल देखते हैं उससे लेके सारा कुछ सैटेलाइट से लिंक्ड है। सो ये बहुत अब मतलब आगे अगर हमने तरक्की करनी है और हमने अपने नए रास्ते अगर डिस्कवर करने हैं तो वो इसी तरह होंगे। मतलब फिर वही बात है, हम बाद में आएंगे इस चीज़ पर कि एग्रीकल्चर जो कि हमारी जो है वो बेसिकली बैकबोन थी, अब वो भी नहीं है। सो अगर हमने तरक्की करनी है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते से ही करनी है, और तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। सो अगर हम आज इस पर फोकस नहीं करते तो आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि आज से 25 साल बाद 30 साल बाद हमारे बच्चे साइंस में कुछ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, और शुक्र है इसकी बुनियाद तो चले अरसा पहले डल गई थी, लेकिन अब से हमें इसके नताइज नज़र आने शुरू हुए हैं। क्योंकि अगेन आप किसी को जितना मर्जी बता दो कि हम ये कर रहे हैं, लोग इंस्पायर नहीं होते। जब आप कहते हो ना हम ये कर चुके हैं, तो फिर एकदम से सबके कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, और ये बेहतरीन है। अगेन फिर से ही सबको मुबारक हो बहुत बहुत।
और अगेन इसके अंदर जो भी अपडेट्स होंगी, इसने जो अपना मिशन है जब ये अचीव करेगी, जो हमारा हद तक कंट्रीब्यूशन है, जो इमेजेस, ऑप्टिकल इमेजेस वगैरह साथ जो भी है उसकी टेक्निकल जो चीज़ है, उसके ऊपर फिर से हम इसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि अब हमें एक नया ज़ख़ीरा भी मिलेगा मीम्स का। उसकी वजह ये है कि अब जैसी वो पिक्चर्स आपने बताया डार्क साइड ऑफ द मून की पिक्चर्स जैसी आएंगी तो यहाँ पे वो शुरू हो जाएगा कि मेरा जो वो जानू मानू था वो तो चांद जैसा था, लेकिन चांद पे तो दाग हैं और मेरे जानू मानू की भी स्किन उखड़ी हुई है। तो ये भी सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, सोशल मीडिया को भी कोई रोक नहीं सकता सर। वो जिस तरह लोग अपना बनाएंगे, मीम्स भी आएंगी सर, बेस्ट हो गया सर। मैं तो बड़ा खुश हूँ सर इस चीज़ से। आगे चलते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा मैं शुरुआत जो शो की है बड़ी ही एक मुस्बत और पॉजिटिव चीज़ से कर लूँ, क्योंकि आगे जाके इस शो के अंदर बड़े मसले हैं। बिल्कुल। शो के अंदर नहीं है, जो खबरें मैं करने लगा उनके अंदर मसले हैं। तो सर दूसरी खबर जो हमारे पास है वो है गंदम बीट की काश्त, उसके अंदर इश्यूज़, इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी के अंदर जो इनिशियल जो कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस साल मतलब 23-24 जो आज का सीज़न है उसमें आपका 300 बिलियन का नुकसान है और स्कैंडल है। अच्छा, हुआ ये सारा कुछ कैसे? यार रादर मैं इस तरह बात कर लेता हूँ कि ये इंक्वायरी तो बैठ गई ना, इनिशियल फाइंडिंग्स नहीं, इसके बाद मेरा ज़हन नहीं मानता कि इसके अंदर कोई और फाइंडिंग आपको मिलेगी, कोई इंकशाफ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये इंक्वायरियाँ पहले भी हम भुगत चुके हैं। शुगर के ऊपर हो चुका है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पीटीआई का दौर था, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अद्वियात की हद तक स्कैंडल हुआ, इंक्वायरी बैठी, कमीशन बैठे, कुछ नहीं हुआ। आटे की हद तक पहले भी हो चुका है भाई, वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, किधर क्या कैसे। इस सारे किस्से में ये हुआ सर कि ये, और मैं आपको मैं चाहूँगा ज़रा मुझे वक्त है कि मैं ताकि बयान करना चाहता हूँ कि ये होता कैसे। तो ये सर सारी कहानी शुरू होती है डेटा से। आपकी कुछ लोग जो हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो सरकारी लोग नहीं हैं, वो इस किस्म का डेटा जो है वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जो इस चीज़ को बताता है कि जी इस साल वो फलानी प्रोडिक्शन, इस चीज़ को देखते हुए हमें लग रहा है कि गंदम की कास्ट जो है वो बहुत कम होगी, इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको इंपोर्ट कर लें, ढेर सारी इंपोर्ट कर लें। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि फिर वो इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली मीडिया के उन अनासर को जो कि प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं, जिनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, वो इस चीज़ को मीडिया में लगा देते हैं पूछे समझे बगैर कि हाँ जी इस दवा बड़ी शॉर्टेज। उससे क्रिएट होती है हाइप होते होते फिर ये सारी चीज़ जाती है फिर सरकार के पास कि जी वो फलानी गंदम की जो एक काश्त है इस तरफ जो है, इस तरफ है, इतनी होगी, ये कम आ रही है, ऐसा करें इंपोर्ट कर लें। फाइल खुल जाती है। जब फाइल खुलती है तो वो दो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके थ्रू जानी होती है, एक फूड की और एक कॉमर्स की। इस सिनेरियो में जो इंपोर्ट हुआ उसके अंदर फूड मिनिस्ट्री ने, ये हमारी खबर के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा जी कि कोई शॉर्टेज की एक्सपेक्टेशन नहीं है इस दफ़ा, बल्कि ये क्रॉप जो है बम्पर क्रॉप होगा, और ऐसे ही हुआ। अच्छा, इसको नाम नहीं माना। कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये केयर टेकर की बात कर रहा हूँ, मौजूदा की बात नहीं कर रहा, मैं केयर टेकर की बात कर रहा हूँ। उसमें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी उन्होंने कहा जी कि आप इंपोर्ट कर लें, और अगर फ़र्ज़ करें काश्त अच्छी हो जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं, जो इम्पोर्टेड है उसको हम आटा बना के उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो विन विन सिचुएशन है। ले जी इंपोर्ट हो गई ढेर सारी, क्रॉप लगी, क्रॉप बम्पर निकली। बम्पर क्रॉप में अगर मैं बता दूं नाज़रीन के लिए कि बम्पर क्रॉप मीन्स कि आपकी एक हार्वेस्ट जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप की वो अनएक्सपेक्टेडली हाई हुई है, तो इस दफ़ा गंदा पर एकड़ ज़्यादा थी। उसके बाद ये हुआ कि ये सारी इस चीज़ के जो मसले मसाले में नज़र आना शुरू हो गए कि किसान जो है वो सीड लेता है, जाके वो अपने जो एरिया उसके पास जितने भी एकड़ है उसके अंदर सीड लगाता है, उसको ग्रो करता है, उसमें यूरिया खाद ये सब कुछ सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट से जाके उसने लेनी होती है बोरी। अब इस दफ़ा हमें ये भी पता चला है कि बोरियां जो पर एकड़ जो एक कोटा था वो भी कम किया गया, वो भी जाहिर है क्योंकि इंपोर्ट कर ली ढेर सारी, अब उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, कास्ट जो है वो बहुत अच्छी हो गई, निकल आई। अब वो किसान जो है वो क्या करे, गवर्नमेंट ख़रीद नहीं रही उनसे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है कि ये इंपोर्ट के ऊपर, अब अजय स्कैंडल के ऊपर कि ये स्कैंडल क्यों है, क्योंकि 25 से 30 रुपए किलो मुनाफा होता है इंपोर्टर को
उसकी वजह क्या है जी कि जब आप एक इस किस्म की सर्कमस्टांसेस में कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू और सबके थ्रू इंपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी और ड्यूटी और दीगर चीज़ें जो माफ़ हो जाती हैं, तो आपने सस्ती इंपोर्ट की, मार्केट में एक रेट है, असूलन तो ये होना चाहिए कि जी जितनी सस्ती आपने इंपोर्ट की उतने ही आप दें मार्केट के अंदर, उसके अंदर प्रॉफिट अगर आपने रखना है तो उसको न, वो जो रेट होता है मार्केट का उसके ऊपर सेल करते हैं जो इस इम्पोर्ट रेट से ज़्यादा होता है, उसके ऊपर मुनाफा भी कमा लिया आपने। देयर फॉर द स्कैंडल। मसला ये है सर कि हर किसान जो है उसने जब अपनी काश्त कर ली है और जब कटाई हो गई है उसके बाद वो उसको स्टोर कर लेते हैं, कुछ किसान जिनके पास ये विड्थ होती है कि यार वो गोदामों में रख ले। बहुत सारा किसान ऐसा है जो थ्रेशिंग से पहले उसको काट के फील्ड में ही रखता है। हुआ क्या इस दफ़ा उसके ऊपर कि जी बारिश होगी, सो ना सिर्फ ये कि आपका सीड जो आपने डाला वो उगाया उसके साथ बोरियां आपको कम मिली, वो एक नुकसान, उसके बाद जो आपने काट के रख भी दिया है उसके ऊपर भी नुकसान हो कि ऊपर से बारिश होगी। सो इस वजह से सारे तमाम जो किसान और कम्युनिटी है वो इस वक्त सड़कों में हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मुसीबत पड़ी हुई है, और अगर इनको रिलीफ ना दिया गवर्नमेंट ने किसी भी तरह तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। इसमें एक तो ये ऐड कर लें कि पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है हमारे किसान भाइयों पे, ठीक है। और हम ये 1-2 साल पहले देख चुके हैं कि इंडिया में जब किसानों ने हड़ताल की थी तो क्या हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिक्र किया कि ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन बैठी है इसमें से अभी तक तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ ये कि स्कैंडल हुआ और उसकी वैल्यू लगा दी 300। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा जी ये मौजूदा हुकूमत का मसला नहीं है, ये तो केयर टेकर करके गए थे। अच्छा, वो केयर टेकर वाले जो हैं वो मशहूर तो सारे लोग अभी भी हुकूमत का हिस्सा हैं, कोई सेनेट में है, कोई इंटीरियर में है, कोई कहीं है, तो कोई मोर्द इल्ज़ाम किसी को क्यों नहीं ठहराया जाता? काकड़ साहब तो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इससे। बिल्कुल, अच्छा नहीं था, क्यों नहीं था? देखें, आपने अगर एक कॉफ़ी मशीन इंपोर्ट करनी है ना जी सर, तो उसकी एलसी खुलनी है, उसकी जब एलसी खुलनी है ना तो आपको कमर्शियल बैंक ने पता नहीं कितने कागज़ भरवाने हैं आपसे, और वो इवेंचुअली सरकार तक ये बात जानी है कि आप एक कॉफ़ी मशीन पर मंगवाने लगे हैं। तो आपके ख्याल में गंदम इंपोर्ट हो सकती है इस मुल्क में बगैर सरकार की परमिशन के? ये मुमकिन ही नहीं सर। जब एलसी खोलनी है और रिटायर होने डॉलर अरेंज करने हैं ना उनके लिए, ये बात नहीं हो रही कोई छोटी मोटी जैसे आपने कॉफ़ी में जी, ये 2-3 लाख टन की बात हो रही है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये हुकूमत की मर्ज़ी के नॉड के बगैर हो जाए। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि चलें जी, जो थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट उसने कर दिया, करप्शन थी, ब्लंडर था, व्हाटएवर हो गया, और इसमें इस लेना देना नहीं है, मान लें, तो भाई फिर भी ये बनता था कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पिछले साल की जो बेस प्राइस थी उससे इन्फ्लेशन के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर रख के ले लेते, खरीद लेते, बाद में एक्सपोर्ट कर लेते, अगर किसी को ज़रूरत नहीं थी जला देते। ठीक है, आप किसानों को इस तरह मत मारते। उसकी वजह ये है कि यही किसान अगर अगले साल नहीं लगाएगा गंदम क्योंकि उसको नुकसान हो गया था, तो फिर आप क्या करोगे? सर बिल्कुल सर, इसी पॉइंट पे आपको रोकूंगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो स्कैंडल हुआ है गंदम का, किसान जो है पिस रहा है, एहतजाज चल रहे हैं मुल्क के अंदर। ये सर एक और नया नाम पड़ जाएगा मीडिया के अंदर कि आपको याद है वो 2024 में जो एक गंदम का स्कैंडल हुआ था। तो स्कैंडल को हम तो बहुत इजी लेते हैं, हम तो नहीं समझते कि स्कैंडल को बड़ी चीज़ है, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये लेते, अभी देखें मरियम नवाज साहिबा ने 25 मंसूबे अनाउंस कर दिए हैं अस्पतालों के और पता नहीं क्या कुछ, अगेन में रोटी भी सस्ती करने का भी एक बिल्कुल। अच्छा, अब वो पूछें आपके जी पैसे कहाँ हैं उन अस्पतालों के जो आपने अनाउंस कर दिए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी आपस की चपकरिश होती है, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी में और आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट में ये हमेशा रहती है। और ये क्या होती है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो स्पेंड करना चाहती है, वो स्पेंडिंग स्प्री पे जाना चाहती है। उसकी वजह ये कि वो वोट लेके आई है, उसकी वजह ये कि उसने 4 साल बाद फिर वोट मांगना है। अच्छा, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो होल्ड करके रखना चाहती है। वो होल्ड करके क्यों रखना चाहती है? क्योंकि उसने
उन्हीं पैसों से डेट सर्विसिंग करनी है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं आपको स्पेंडिंग के लिए दे दूंगा तो वो जो मुल्क ने कर्जे उतारने में वो कैसे दूंगा। ठीक है, अब ये सारी चेकलिस्ट चल रही है, लेकिन फिर वही बात है, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर हम अस्पताल खोल सकते हैं अगेन, तो फिर हम किसानों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट जी। सो बुनियादी बात यह है कि इस बात को ज़हन में रखिएगा कि सिंध कर रहा है बाइंग उसी रेट पे जो गवर्नमेंट ने दी है, मतलब जो बनता था, केपी कर रहा है। ये मसला ज़्यादा बड़ा पंजाब में हुआ है, ठीक है, ओवरऑल भी होगा लेकिन ज़्यादा बड़ा पंजाब में हुआ है। सो इसकी ना सिर्फ ये कि कार्रवाई होनी चाहिए, अगेन यहाँ पे कार्रवाई का मतलब ये होता है कि लोग घबराते हैं कार्रवाई से। वो कहते हैं कि यार कार्रवाई में अगर साबित हो गया कि फ़लाना ब्यूरोक्रेट मुलविस था या फ़लाना सियासतदान मुलविस था या फ़लाना मिनिस्टर मुलविस था, तो फिर उनको सज़ा देनी पड़ेगी, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। यार आप ना दें सज़ा, आप कार्रवाई सिर्फ इसलिए कर दें कि एक प्रेसिडेंट बन जाए, सिर्फ उनके नाम आ जाएं, जेल में ना भेजें और इस तरह का कुछ ना करें। लोग आइंदा ये हरकत करने से बचें। ये तो अब गंदम में हो रहा है, लेकिन इससे पहले चीनी में तो हर साल होता है ना कि जी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, इंपोर्ट अब नहीं करनी पड़ रही है। ये जी हमारी पहले बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, बाद में पता लगता है कम हो गई है, अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके अलावा ये जो नून लीग है ना, इनकी कोई एक टेन्योर बता दें जिसमें किसान खुश रहा हो। ये बेसिकली क्योंकि ट्रेडर्स की जमात है ना, ये फायदा पहुंचाते हैं ट्रेडिंग करने वाले को। ये जो कुछ उगा रहा है ना, ये कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसका कभी सोच ही नहीं सकते, इनका ज़हन ही वहाँ नहीं जाता। अच्छा, वैसे आपने शुक्र है खुद ही छेड़ दी इस बात को। तो मैंने तमाम जो खबरें पढ़ी हैं, जो रद्द अमल आया जी दीगर सियासी जमातों से, उसमें JUI का आया, उसमें तरीके इंसाफ ने ज़ाहिर है इसको इस्तेमाल करना था, लेकिन वो बात को गलत नहीं कर रहे, वो ज़ाहिर है उन्होंने बैंड वैगन पर उन्हें भी चढ़ जाना था कि हम भी करें। नून लीग के कुछ ऐसे हैं सियासतदान जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया है। उसकी वजह बड़ी सादी सी है कि जी वो इस हलके से हैं, इस इलाके से हैं जहाँ पे काश्त होती है गंदम की। जो किसान उनका वोटर है वो उसका हक तो मांगे, क्योंकि वो होगा तादाद में बहुत ज़्यादा, और वैसे भी एक ऐसी सियासी पार्टी जिसका आज तक हमने देखा है वोट बैंक कम हुआ है, वो अगर नाखुश कर दें अपने जो एग्जिस्टिंग वोट बैंक है, जो ये इनका है वोट बैंक, तो ये तो बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा कि जी कि हर बंदे, हर शख्स को याद रहेगा कि यार मेरे हलके में काश तो एक किसान मेरे पास आ रहा है, मेरे दरवाजे पे खटखट आ रहा है कि MNA साहब, MPA साहब हमारी मदद करें, और मैं जो हूँ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। इसलिए ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं इस इशू को अपनी अपनी मद में जितना वो कर सकते हैं टेकअप कर रहे हैं। तो इसमें एक मुश्तरका एक रवैया है काफ़ी सियासी लोगों का। बिल्कुल ठीक है। अब बात यह है कि इस वक्त नून लीग जिस जगह पे फंसी हुई है ना, इलेक्शंस जिस तरह के हुए हैं, उसके बाद वो है इंटरिम गवर्नमेंट के एहसान तले दबी हुई। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इंटरिम गवर्नमेंट को किसी भी किस्म की, जो इंटरिम गवर्नमेंट गुजर चुकी है, उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जिस तरह से आपने कहा, यही नून लीग वो पार्टी है जो कि शहरों से तो वाइप आउट होती चली जा रही है। अब वो जो रूरल बेस रह गई थी, ये अब उससे भी निकल जाएंगे इस तरह के स्कैंडल्स के बाद। सर बिल्कुल बहरहाल हम होप करते हैं कि तमाम किसान जो हमारे भाई हैं उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। हमारी शो के तवज्जुह से जो हम कह रहे हैं वो भी सुन रहे तो सुन ले, और इस मसले के ऊपर हैंडल लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं वो बात बहुत सरसरी आपने की थी, उसको मज़ीद मेरे ख्याल में एलैबोरेट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सस्ती रोटी स्कीम चल रही है। जी चल रही है। अच्छा, और वो जो सस्ती रोटी स्कीम, ये उस पर जो है पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। और अगेन सस्ती रोटी कैसे, मतलब मुझे आप ये बताएं, वो जो होटल है जिसमें 100 रुपये की रोटी बिक रही है, वो हुकूमत ही कहती है जी हमारा मैंडेट नहीं है उनको कुछ कहने का, हम सिर्फ तंदूर को पकड़ सकते हैं। भाई तंदूर भी तो एक प्राइवेट बिजनेस है, आप उसको कैसे पकड़ सकते हो? मतलब वो अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना चाहता है, या उसको गैस महंगी मिल रही है, या बेसिकली गैस तो उसके पास आ ही नहीं रही। अब आपको पता है ना कि तंदूर भी सिलेंडर चला रहे हैं, और वो भी फर्ज करें हाई इनकम इलाके का तंदूर है, तो वो क्यों रेगुलेटेड हो? बिल्कुल, वो अगर हाई इनकम इलाके का तंदूर है तो उसको दुकान भी तो किराए पे ज़्यादा पे मिली हुई है। बात यह है कि यही नून लीग थी जिसने एक दफ़ा बहुत ही फेल प्रोजेक्ट किया था 2000 मेरे ख्याल में 12 में सस्ती रोटी, जो इन्होंने पूरे अपने तंदूर लगाए थे, वो उसमें तंदूर ये गोल वाला नहीं होता था, वो कन्वेनर बेल्टें चलती थी जिसके ऊपर रोटियां पकती थी। फ्लॉप हो गया था वो,
और इसी वजह से कि ये नहीं कर पाए थे। लेकिन वो क्या था, वो ये था कि सरकारी तंदूर आप खोल लो, सरकारी तंदूर। आप एक प्राइवेट बिजनेसमैन को की आर्म ट्विस्ट कैसे करोगे कि तुमने इतने की बेचनी है रोटी। और मैं जानता हूँ तंदूर वालों को जिनके खिलाफ पर्चे हो गए, जो जेल चले गए उस दौर में, क्योंकि तब भी इन्होंने ये वाली हरकत की थी। तो उससे नतीजतन क्या हुआ, अगेन मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने तंदूर बंद कर दिए कि ठीक है जो बेच सकता है सस्ती बेच दे, हमसे तो नहीं बिकती। तो अब तंदूरी कम हो गए। अगेन मेरे आप जैसा बंदा घर जाके खा लेगा, घर से बनवा के ले जाएगा। जो मजदूर है वो उसने तो जहाँ पे वो मजदूरी कर रहे हो उसको तो करीब से कोई जगह चाहिए ना जो रोटी बनी हुई मिले। सो ये अगेन, और ये सारी वो चीज़ें ये नहीं है कि आज पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है फेलियर हो। नहीं नहीं नहीं, ये 2012 में फेल हो चुके हैं, फिर कर रहे हैं। और साथ ही इस का मसला आगे जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है पर इनडायरेक्टली डेफिनेटली लिंक्ड है इस पर्टिकुलर चीज़ से। और सर देखिए दौर अब 2012 और 2024 के अंदर बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है कि अब पॉलिटिकल आप कोई भी चीज़ करें और वो अनसक्सेसफुल हो रही है तो फिर तो तनकीद होती है। अब एक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया और बाकी दीगर पार्टीज़ जो हैं उसको अनसक्सेसफुल करार दे देते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस और बेहतर करनी पड़ेगी। और साथ इतना बड़ा मसला चल रहा है। बहरहाल सर इसके ऊपर वी होप वी प्रे गवर्नमेंट को स्टांस ले, कुछ चीज़ करे और जो लोग जिनको कसूरवार ठहराना चाहिए वो करें। और मैं तो बल्कि ये आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि फ़र्ज़ करें उनको जेल में नहीं डालना चाहते वो, लेकिन नाम तो दें, उनको पता तो चले, ताकि अगर अभी भी वो किसी अहम ओहदे पे नाफिज हैं तो उनको वहाँ से तो हटाया जाए। एटलीस्ट इतना तो हक है ना सबका। और कल को कम से कम इतना ही हो जाए कि यार वीट हार्वेस्ट से पहले आपने वीट इंपोर्ट नहीं करना। हाँ, आपका डेटा अगर बहुत ही एक्यूरेट है तो फिर डेटा भी पब्लिक करें ना। हम प्राइवेट लोगों को दिखाएं जो इस चीज़ के माहिर हैं कि वो बता देंगे कि जी एम ही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल, सीक्रेसी किस चीज़ की। सर आगे चलते हैं। सर खबर ये है हमारे पास कि चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये पासिंग आउट परेड थी एयरफोर्स की, एक उस पर उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने काफ़ी बातें की उसके ऊपर। लेकिन एक बात ऐसी थी जो कि ज़रा मीडिया रिलेटेड थी। उन्होंने आर्टिकल 19 का जिक्र किया जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन को टैकल करता है। और उनका बयान ये था कि जी इसके अंदर आइन के अंदर जो है इसके हदूद जो हैं वो मुख्तसर आपको बताए हुए हैं कि ये है, इसके अंदर आप कर सकते हैं जो करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो हैं ये जानते हुए भी ये कहते हैं कि जी हम जो हैं ज़्यादती हो रही है और गलत हो रहा है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्ब हो रहा है। उनका सिर्फ कहना ये है कि जी अगर चीज़ बता दी गई है आइन के अंदर है तो आपने उसको ओबे करना है। जैसे कि आर्मी जो है वो भी इस चीज़ को उनको अपनी आइनी हदूद पता है। तो ये उनका सारा बयान था। आर्टिकल 9 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली बात है वो ज़रा मुझे ज़्यादा हुई तो मैंने कहा हम बैठ के उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये बड़ी एक पुरानी डिबेट है, ये पहली दफ़ा नहीं है जो आर्मी चीफ जिन्होंने ये बात की है। ये डिबेट ये है कि जी हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि मसलन आप इदारों की तज़हीक नहीं कर सकते, सो ये बात तो लिखी हुई है। अब अगर कोई करता है और उसको उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो मसला ही नहीं है। और इसकी जो है वो एक मिसाल ये दी जाती है कि अगेन जिस तरह वो कहते हैं कि जी हमने तो बता दिया हुआ, मतलब वो तो आइन का हिस्सा है, तो अगर आप इससे अग्री नहीं करते तो आप नई कानून साजी करवा लें। और जब तक नई कानून साजी नहीं होती तब तक तो आपको इसका, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं मानना और आप कानून भी नहीं बदलवा सकते तो आप मुल्क छोड़ दें। इस मुल्क में रहना है और इस आइन के अंडर रहना है तो फिर तो आपने करना है। जो इसमें वाहिद सवाल पैदा होता है, बल्कि वाहिद तो नहीं काफ़ी पैदा होते हैं, लेकिन जो एक सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जी एक तो है किसी भी महकमे की तज़हीक फॉर द सेक ऑफ तज़हीक, उस पर तो चले ठीक है कि आइन क्लियर है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर वो महकमा अपनी जो हदूद है उनसे तजावुज़ कर रहा है तो उसके ऊपर जो तनकीद होगी क्या वो तज़हीक माना जाएगी? अच्छा अगेन इसके ऊपर नंबर एक तो ये डिस्कशन होनी चाहिए। नंबर दो ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये है तज़हीक या आपको जो जिसने की है वो कह रहा है कि ये तनकीद है, व्हाटएवर द केस अदालतें मौजूद हैं, अदालत में जाएं, पता लग जाएगा, अदालत फैसला कर देगी, उस हिसाब से या वो बाइज्जत बरी होगा या उसको सज़ा हो जाएगी। बल्कि अगर तो सज़ा हो जाएगी तो बात ख़त्म, अगर बाइज्जत बरी होगा तो अगर उसने इतना लंबा केस सहा है तो उसको कुछ कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, सो बात ख़त्म। फिर वही बात है कि एक तरीक़ाकार मौजूद है ना, मतलब ये थोड़ी है कि हमने कोई तरीक़ाकार नया लेके आना है। अदालतें मौजूद हैं, आइन मौजूद है, वकला आपके पास भी हैं, आपके पास अटर्नी जनरल भी है,
वो जिस पे इल्ज़ाम है वो भी कोई प्राइवेट वकील हायर कर लेगा, पता लग जाएगा। सो ये जो हम ये जो हम सज़ाएं भी गैर आइनी देते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। मतलब अदालत के थ्रू अगर सज़ा मिल रही है तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर अदालत के अलावा मावराए अदालत सज़ाएं हो रही हैं या कर्टेलिंग हो रही है फ्रीडम की, तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है सर। देखें, दूसरा, इस मुल्क में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है तो उसको कर्ब किया जाता है, हर मुल्क में किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इसके अंदर वाहिद है जिसके अंदर बंदिश की जाती है। हमसे बहुत बदतर मुल्क है। आप मतलब नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ले लें आप, और दीगर ऐसे ममालिक हैं जिधर आप इतना फ्रीली नहीं बोल सकते, लेट लोन फ्री बोल नहीं सकते। आप किसी सरकारी महकमे पे हल्की सी भी तनकीद नहीं कर सकते, वरना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम उस लिहाज से बेहतर है, ये हमें समझनी चाहिए चीज़। लेकिन ऑब्वियसली ये कहना चाहिए कि जी हमारा कम्प्लीटली फ्री मीडिया है और वहाँ पे कुछ नहीं होता, ये भी गलत होगा। लास्टली कि यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए हमने कितनी दफ़ा देखा है कि लोग जो हैं वो यूके की अदालतों में जाते हैं। अब वो जो आदिल राजा वाला मसला था सारा, उसने किसी एक रिटायर्ड सर्विंग थे, फिर रिटायर हो गए शायद, फौजी जो थे, ब्रिगेडी साहब जो थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ब्रिगेडी साहब को जाना पड़ा यूके, 10,000 पाउंड का उनको हर्जाना फिर आदिल राजा साहब को देना पड़ा, उनको ब्रिगेडी साहब को। तो वहाँ जाके मिले। हमने और भी देखा है कि यहाँ पे जो चैनल्स हैं बड़े बड़े जो हैं, और वहाँ पे भी उनको कभी ना कभी अगर पेनल्टी पड़ी है तो वो यहाँ की अदालतों से नहीं पड़ी, बाहर की अदालतों में। सो इससे तो ये इसका मतलब है कि हम अपना कानून और अदलिया के जो फैसले हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक हद तक, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। और डेफेमेशन का अगर ऑर्डिनेंस मौजूद है और वो अभी तक क्रिमिनलाइज्ड भी है, जो कि एक और अलग बहस है कि कितनी गलत बात है क्रिमिनलाइज्ड है, हालांकि है, लेकिन उसके अंदर से आप देख लें, कोई इतना मसले वाली बात नहीं। किसी आप वकील से पूछें या किसी पुराने वकील से पूछें जो बड़ी देर से काम कर, भाई कितने केसेस जो हैं डेफेमेशन के वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाते हैं, जिसमें हर्जाना देना पड़ता है या रिट्रैक्शन के बाद कुछ करना पड़ता है, अखबार ही बंद हो जाते हैं या चैनल बंद, ऐसा कभी भी नहीं हो। सो यहाँ पे बेसिकली एक इस किस्म का सिस्टम बन गया है कि अदलिया भी कुछ करना नहीं चाहती उसके बारे में, सहाफ़ी कम्युनिटी भी नहीं करना चाहती उसके बारे में, सब यूज़ करते हैं इस चीज़ को। सर मेरे लेकिन इस पर एक सवाल है ना, वो ये है कि अब तो चलो नहीं होते शायद, और आई एम होपफुल कि नहीं होते अब, लेकिन आपको याद होगा वो लेट 90s अर्ली 2000s में बड़ा मशहूर हुआ था कि जी पुलिस जो है वो मावराए अदालत कत्ल करती है, उस दौर में, आज से 20-30 साल पहले। अच्छा, तो वो जब उनसे पूछते थे तो वो आगे से ये कहते थे कि जी रेप के केसेस होते हैं और इस तरह के कब्ज़े के केसेस होते हैं और सेंसिटिव नौयत के केसेस होते हैं, तो अदालतें छोड़ देती हैं मुजरिमों को, तो इसलिए हम करते हैं। तब ये कहा जाता था जब ये होता था, अब ये नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप अदलिया क्यों नहीं ठीक करते? आप ये खुद फैसला क्यों कर लेते हो कि मुजरिम को हम खुद डील कर लेंगे? ठीक है, तब मेरा ये सवाल था। इसी तरह आज मेरा सवाल ये है कि डेफेमेशन, जिस तरह से आपने कहा कि उसके फैसले जो हैं यहाँ पे अदलिया नहीं करती, तो हम अदलिया के इशू को डिस्कस क्यों नहीं करते? हम ये क्यों कहते हैं कि जिसने कोई तस्दीक की है उसको हम किसी पुरफजा मकाम की सैर करवा देते हैं? सो बात वो है कि जहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो भी तो आपकी टैक्स से चल रहा है ना, वो इदारा भी, तो उस इदारे को ठीक कर लें बजाय कि आप खुद सजाएं देना शुरू कर। बिल्कुल सर, इस सारी चीज़ पे चले डिबेट होनी चाहिए, मसले को हल करना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक हक है। अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और ओपिनियन, वो भी गलत बात है, मतलब उसके अंदर भी लोग होते हैं। तो बहरहाल हमने यहाँ पे मेरे सिर्फ एक वो चीज़ ये थी कि जिस तरह आपने कहा ना कि जी नॉर्थ कोरिया है, उधर हमारे से ज़्यादा बंदिशें हैं, या शायद और कोई मुल्क है उसमें हमारे से ज़्यादा बंदिशें हैं, तो मेरा उस पर सवाल सिर्फ सादा सा है, वो ये है कि क्या आप वो बनना चाहते हैं? क्या वो मुझे और आपको तो छोड़ दें, हमारी तो कोई से ही नहीं है, हमारी तो कोई वोट की भी ताकत नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जिनको आज इस चीज़ से मसला है, क्या वो ये बनना चाहते हैं? ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सबकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो बड़ी लिमिटेड सी होती है, उसके बाद वो भी एक आम शहरी ही है, तो वो क्या चाहता है? बिल्कुल सर, और खैर हम इसको मज़ीद इस पर डिबेट होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी जानना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, इमरजेंसी, ओह एजुकेशनल इमरजेंसी क्या हो गया सर? सर इसको भी बिलाल यासीन साहब देख रहे हैं? नहीं सर, 4 साल की एजुकेशनल इमरजेंसी जो है,
वो मुल्क में नाफिज करने का फ़ैसला हो गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने टेकअप किया इस चीज़ को कि एजुकेशन, तालीम, बच्चों की तालीम, तमाम इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और एक इमरजेंसी नाफिज होने लगी है मुल्क में 4 ईयर्स। तो इसके लिए मीटिंग जो थी वो कॉल हुई और वो मीटिंग होनी थी मंगल को, लेकिन वो मीटिंग आगे हो गई एक हफ़्ता क्योंकि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया में, तो इतनी इमरजेंसी नहीं है मतलब है लेकिन इतनी नहीं है ज़्यादा। तो थोड़े मैं फिगर्स बताना चाहूँगा कि तालीम की क्या सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उसके बाद इस पर डिबेट कर लेते हैं। तो इस वक्त आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उसकी जो है वो 26 से सारी 2 मिलियन बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल है, जो कि 39% है, 2.5 करोड़ जी। तो 39% भी मेरे ख्याल में कम है। ये 40+ इस वजह से होगा कि कुछ बच्चे जो हैं जो देहात वगैरह में हैं जिनका डेटा जो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि वो कितने वहाँ पे हैं और वो कितने आउट ऑफ स्कूल हैं, वो भी इसके अंदर कॉपरेट नहीं ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होगा। 62% हमारा इस वक्त स्टैंड करता है लिटरेसी रेट। और इस सब को जानते हुए हाजिर नाज़िर हमारी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आपकी जो तालीम है और एजुकेशन, वो 1.7% ऑफ जीडीपी जो है हम तालीम को देते हैं, विच इज़ नथिंग। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ना इसके अंदर एक मुस्बत पहलू भी है सर आप बता दें प्लीज़, कि इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये पीपल्स पार्टी की गलती है, ये नून लीग की गलती है, ये पीटीआई की गलती है, फलानी पार्टी, ये तमाम सियासी पार्टियों की और जो इदारे जो रेगुलेट करते हैं और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, ये उन सब की एक जॉइंट एफर्ट है इतने सालों की, जिसके वजह से मुस्बत मैंने इसलिए कहा कि आप इसके अंदर सबको कसूरवार ठहरा सकते हैं इस इशू के ऊपर, कि अब हम यहाँ आए खड़े हैं कि आज फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जी इसके ऊपर अब मीटिंग्स होने लगी हैं, इसके ऊपर कमिटीज़ बनने लगी हैं, इसके ऊपर फलाना बंदा ये करेगा, फलाना बंदा ये करेगा। एक 4 साल की इमरजेंसी खुद ही उन्होंने कहा जी ये एक इमरजेंसी, तो बाकी आप खुद ही समझें क्या होने लगा। सर मेरे ख्याल में ना ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल ठीक बात है कि किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में तो सभी की इतनी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। और उसकी वजह ये है, हमारे यहाँ पे सियासतदानों के बारे में क्या मशहूर है, हमारे यहाँ पे सियासतदानों के बारे में मशहूर है कि जी सियासतदान जो है ना ये करप्ट होते हैं, ये किक बैक लेके काम करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, फ़ाइन, हम इसी डेफिनेशन को लेके चलते हैं, सियासतदान ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री जो एजुकेशन की है वो किसी सियासतदान के पास ही होती है ना, वो सियासतदान किसी पार्टी का ही होता है ना, वो पार्टी इलेक्टेड ही होती है ना। सो उस पार्टी को तो ये चाहिए कि वो जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा एजुकेशन में एलोकेट करे। जितना ज़्यादा बजट का हिस्सा एजुकेशन में होगा उतना ज़्यादा वो उसमें करप्शन कर सकते हैं। बात ये है कि ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है कि आपने खुद ही बता दिया कि जीडीपी का सिर्फ 1.7% जो है वो एजुकेशन में है, यानी कि वो जो बेचारा सियासतदान करप्शन करना चाहता था वो जो बेचारी पार्टी करप्शन करना चाहती थी, उसको तो करप्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। एक तो हमारा जीडीपी इतना कम है, उस जीडीपी का भी 1.7% है जो एजुकेशन में जा रहा है। अच्छा, और वो जो जा रहा है उसमें से सारा का सारा तो करप्शन की नज़र हो इसलिए नहीं सकता कि बहरहाल हमें भी पता है लाहौर शहर में स्कूल हैं सरकारी खुले हुए, और लोअर दीर में भी सरकारी स्कूल हैं जो खुले हुए, यानी कि वो टीचर्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं, इनके जो स्कूल्स हैं ये जो किराए पे हैं उनके किराए भी जा रहे हैं, जो मलकियत अपनी भी होंगे सरकार के उनके बिजली के बिल भी जा रहे हैं, यानी कि वो 1.7 में से कुछ ना कुछ तो लग भी रहा है, वो सारा तो करप्शन में नहीं जा सकता। सो बुनियादी बात यही है कि हम थोड़े को ज़्यादा समझें, हम सारा कुछ खुल के बोल नहीं सकते, लेकिन ये सियासतदानों का कसूर नहीं है। सियासतदानों का बस चले तो वो अपनी, मैं फिर वही बात है, वो आवाम की भलाई के लिए चाहे ना करें, वो अपनी लूट मार के लिए बजट का 95% एजुकेशन पे लगा दें और करप्शन करें, करप्शन में नहाएं, डुबकियां मारें, लेकिन उनको नहीं करने दिया जाता। सो मसला कहीं और है सर, बिल्कुल। और दूसरा आप देखें ना, इससे एक और बहुत ही गलत चीज़ इस तरह से हुई है कि एक प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन का प्रॉप अप कर गया उस चीज़ को कवर करने के लिए जो कमी है पब्लिक सेक्टर की। सो और वो प्राइवेट है। अब प्राइवेट का मसला ये है कि वहाँ पे जाने के लिए आपको हर बंदा अफोर्ड नहीं करता।
बट जो अफोर्ड करते हैं या बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, उनका जो बच्चा है जो वहाँ पढ़ रहा है उसको ऑटोमेटिकली एक एज हासिल हो चुका है कि वो एक ऐसे सिस्टम में है जो कि पब्लिक सेक्टर से बेहतर है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट फ्रॉम जो आपका किंडरगार्टन होता है वहाँ से एज मिला है और वो आगे तक एज चलेगा, जिसके आप और मैं शायद बेनिफिशरी हैं। बिल्कुल। तो बट देयर यू गो कि मतलब आपने इतने सालों में जो हमारी कलेक्टिव उम्रें हैं उतनी देर के अंदर आपने इस चीज़ को ठीक आप नहीं कर पाए, वो एज लेता जा रहा है, इसलिए आपकी मिडिल क्लास ऑब्सोलीट होती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, और अमीर जो है वो और या तो हो रहा है या अगर कम भी हो रहा है तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, और उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि वो अपनी एजुकेशन, कोई भी प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चे को भेजता है और उसको कोई माली नुकसान होता है अपने बिजनेस में कहीं पे, वो स्कूल जाना नहीं भेजता, रोकता उसका बच्चे का। बहरहाल सर टाइम ख़त्म हो रहा है, इस टॉपिक के हद तक मैं ये कहना चाहूँगा, इसके ऊपर काफ़ी बातें और भी हमारे पास, तो हम इंशाल्लाह करेंगे, कल के दिन ही हम इसको फिर से करेंगे। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।